नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कुमार। मैंने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी आईएएस की सीनियर ग्रेड परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा किया जाता है। मैं मूल रूप से सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। सिवान में एक छोटा सा गांव है पचलखी, मैं वहां का रहने वाला हूँ। मैंने वहीं से हाई स्कूलिंग की और उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज सिवान से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे आईआईएमसी कहते हैं, वहां से पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया और उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। मैंने इस दौरान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो एक प्रीमियर न्यूज एजेंसी है उसके साथ काम किया। लगभग 4.5 साल तक पीटीआई के साथ काम किया। इसमें मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और बिजनेस डेस्क पर काम किया और यहाँ पे मैंने बिजनेस डेस्क में स्पेशलाइजेशन हासिल की। इसके बाद मैंने दैनिक जागरण, आज तक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स के साथ जुड़ा हूँ। अब मैं बात करता हूँ आईएएस परीक्षा की। तो ये यूपीएससी की जो आईएएस सीनियर ग्रेड की परीक्षा है, ये समय समय पर वैकेंसी यूपीएससी निकालती है। यह वैकेंसी 2021 में निकली थी 34 पदों के लिए, जो परीक्षा मैंने पास की है। और ये लैंग्वेज वाइज सीट निकलती है, जैसे कि 34 सीटों में से 9 सीट हिंदी के लिए, 3 सीट इंग्लिश के लिए थी। तो ये लैंग्वेज वाइज वैकेंसी होती है और ये समय समय पर निकलती है। ये हर साल, जैसे कि आईएएस या एनडीए का एग्जाम होता है, वैसा नहीं होता है। आईएएस में जो सीनियर ग्रेड के लिए है, यूपीएससी ये टाइम टू टाइम जब भी मिनिस्ट्री को जरूरत होती है ये वैकेंसी निकालती है। और ये वैकेंसी जब 2021 में आई थी, उसका इंटरव्यू 13 मार्च से 17 मार्च के बीच इस साल हुआ। मेरा इंटरव्यू 16 मार्च को था। तो मैं अपने इस बातचीत के क्रम में सबसे पहले, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि अगर आप सरकारी सर्विस की तरफ देखना चाहते हैं और आईएएस बनना चाहते हैं, एक मीडिया प्रोफेशनल है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो जो ये यूपीएससी फॉर्म निकालती है, उसमें ये जरूरी होता है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा किया हो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में, या फिर आपने मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की हो। इसके साथ ही 2 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किसी भी रेप्यूटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि किसी न्यूज एजेंसी, अखबार, किसी टेलीविजन चैनल, इन सब में आपने काम किया हो 2 साल तक। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको हर विषय, हर विवरण, हर डिटेल को बहुत ही सोच समझ कर भरना चाहिए, जैसे कि आप अपनी वही हॉबी भरे जो वास्तव में आपकी हॉबी हो। दरअसल इसका सीधा कनेक्शन आपके सवालों से रहता है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मिसाल के तौर पर मुझे भी सबसे पहले हॉबी से जुड़ा सवाल ही पूछा गया था। तो अब हम तैयारी की बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो दरअसल यूपीएससी बोर्ड का सामना करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सबके लिए आसान काम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने तैयारी के क्रम में सबसे पहले अपने प्रोफाइल को फिर से थॉरली देखा और उससे जितने सवाल बन सकते थे, जैसे कि मेरा नाम अंकित कुमार है, तो अंकित शब्द का क्या मतलब होता है, बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार के बारे में, और अभी जैसे मैं नोएडा में रह रहा हूँ तो नोएडा के बारे में जो बेसिक चीजें हो सकती है, बेसिक जानकारी हो सकती है, वो मैंने जुटाई, उसको एक जगह रखा। और फिर मैंने एक क्वेश्चन आयर तैयार किया कि जैसे मैंने बीएससी आईटी किया है और फिर मैंने जर्नलिज्म किया है, तो मेरे से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल है, जैसे कि पीटीआई से जुड़ा काम और अभी इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़ा काम, डिजिटल जर्नलिज्म और न्यूज एजेंसी जर्नलिज्म में क्या अंतर है, इन सब के बारे में 150 सवाल लगभग मैंने तैयार किए। इन सवालों के मैंने जवाब भी तैयार किए और उससे जुड़े क्रॉस क्वेश्चंस भी तैयार किए। तो ये तैयारी का सबसे अहम चरण है। इसमें समाचार पत्र यानी अखबार बहुत मदद करते हैं आपकी। नियमित तौर पर मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूँ और उससे मुझे काफी मदद मिलती है। इसके अलावा जो मैं काम करता हूँ, जैसे मैं बिजनेस जर्नलिज्म करता हूँ, तो मैंने वो सारे सवाल जो बिजनेस जर्नलिज्म से हो सकते थे, कि जो रिसेंट मामले हो सकते थे, उसकी पढ़ाई की। और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो भारतीय सूचना सेवा है, भारतीय सूचना तंत्र, उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पे जाएं
वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं जो अलग अलग मीडिया यूनिट्स है उसका क्या काम है, और ये आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद करता है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ और इंटरव्यू में क्या हुआ। मेरा इंटरव्यू 16 मार्च को था। तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया, और मैं उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि जो यूपीएससी का कमरा होता है उससे बाहर एक लॉबी होती है जिसमें स्टूल पे बिठा दिया जाता है। वो निश्चित रूप से किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। वो बहुत दिल धड़कता है उस समय, लेकिन उस समय अगर आपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो जब मैं इंटर किया तो मुझे वेलकम किया और फिर मुझे कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने मुझे बिठाया और बोला कि आप जो है अपना मास्क का उतारिए, पानी वानी पीजिए अगर आप चाहे तो। उसके बाद उन्होंने मेरी पूरी प्रोफाइल पढ़ी कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपने यहाँ से पढ़ाई की है। और उन्होंने पूरी प्रोफाइल पढ़ने के बाद मेरे हॉबी वाले सेक्शन में, जैसे मैंने लिखा था कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री करना पसंद है, तो उन्होंने बोला कि आप क्रिकेट कमेंट्री कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश से आता हूँ तो वहाँ रेडियो सुनता था। रेडियो इंटरनेट एंटरटेनमेंट का एकमात्र साधन हुआ करता था। तो हमने रेडियो सुनी, कमेंट्री सुनी, वहां से एक आदत डेवलप हुई। तो फिर मैंने ग्रामीण स्तर पे, फिर मैंने जिला स्तर पर और यहाँ तक कि राज्य स्तर के मैचेस में भी कमेंट्री की। अभी सोसाइटी के बीच में आपस में जो मैचेस होती है, चूंकि मैं अभी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ तो उतना वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन जो सोसाइटी के बीच मैचेस होती है मैं उसमें कमेंट्री करने जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कमेंट्री करने जाते हैं तो अपना माइक और स्पीकर खुद ले जाते हैं या वो लोग जो मैच करवाते हैं वो देते हैं। हमने कहा सर वो लोग देते हैं जो मैच करवाते हैं। तो फिर उन्होंने उसके बाद पूछा कि अभी आप कहाँ काम करते हैं। मैंने बताया मैं इकोनॉमिक टाइम्स की पोर्टल में काम करता हूँ, तो इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के पोर्टल में काम करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप इकोनॉमिक टाइम्स में क्या काम करते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि हम लोग मैं पर्टिकुलरली जो मार्केट सेक्शन है वो देखता हूँ, मार्केट सेक्शन से जुड़ी खबरें करता हूँ, और शेयर बाजार, इक्विटी मार्केट हो गई या फिर कमोडिटी हो गया, उससे जुड़ी खबरें करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप खबरें कैसे अपलोड करते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि फॉर एग्जांपल अगर सेंसेक्स 350 अंक उछाल के साथ खुला तो वो कॉपी में लिखता हूँ, तो उसका एक मेटा टाइटल तैयार करता हूँ, एक यूआरएल तैयार करता हूँ, एक उसके साथ इमेज लगाता हूँ, और फिर उसको एक हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर है, मैंने सॉफ्टवेयर का नाम भी बताया, उस पर अपलोड करता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, अगर आपकी खबरें कैसा परफॉर्म कर रही है इसे एसेस करने का क्या तरीका है। तो मैंने बताया सर ब्रॉडली उसके 2 तरीके हैं, कॉमस्कोर और गूगल एनालिटिक्स। फिर मैंने गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्कोर के बीच का अंतर बताया कि इन दोनों टूल का इस्तेमाल किस किस कार्य के लिए किया जाता है और इसके इस्तेमाल में क्या अंतर होते हैं। तो वो मेरे जवाब से सेटिस्फाइड थे और उन्होंने फिर एक लेफ्ट में उनसे जो पैनल के मेंबर थे उनकी तरफ इशारा किया। तो उन्होंने मुझसे जो है टेक्निकल सवाल से ही शुरुआत की। उन्होंने पूछा वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर है। तो मैंने कहा सर वेबसाइट और पोर्टल के बीच टेक्निकल डिफरेंस क्या है ये मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यूपीएससी में इंटरव्यू में किसी भी तरह से उनको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आपको नहीं पता है, आप सॉरी बोलिए और बोलिए कि मुझे नहीं पता है। फिर उन्होंने पूछा कि छोड़िए हटाइए, ये बताइए कि मेटा टाइटल और यूआरएल में क्या अंतर है। फिर उनको मैंने मेटा टाइटल और यूआरएल के बीच का अंतर बताया। इसके बाद उन्होंने पूछा क्या आप चैट जीपीटी से वाकिफ है। मैंने बिल्कुल सर, चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया एक टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, एक चैटबॉट है जिसके जरिए हम कोई भी तरह का जानकारी अगर हमको चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं। उसमें उसका जो वर्जन 3 है वो 2021 तक के डेटा उसमें है और वो 550 GB डेटा पर ट्रेंड है। तो ये सवाल मैंने उनको जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा आपने डीएफपी का नाम सुना है। हमने कहा बिल्कुल सर, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा है और ये बॉटम ऑफ द पिरामिड तक सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि किसी भी योजना का 100% सैचुरेशन होना चाहिए, तो डीएफपी यही काम लोगों तक जानकारी पहुंचा के करती है। फिर उन्होंने बोला कि आप तो हमेशा से बड़े ब्रांड्स में काम किया है, आपने पीटीआई में काम किया है, अभी आप इकोनॉमिक टाइम जैसे बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा एसी कमरों में रहते हैं, आप निचले स्तर पर जाके तो कैसे काम कर पाएंगे। मैंने बोला सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और 148 फील्ड यूनिट्स में से किसी एक यूनिट में अगर मुझे तैनात किया जाता है तो जैसे ही मैंने 148 फील्ड यूनिट बोला, पहली बार ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने फिर मुझे रुकने का इशारा किया और उन्होंने बोला कि
आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं। तो ये बहुत बहुत मेरा जो मोराल है वो बहुत बूस्ट करने वाला था। फिर उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया और वो उन्होंने, जो पैनल के सदस्य थे, उन्होंने मेरे से पीटीआई के मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि आपका पीटीआई में काम करने का अनुभव कैसा रहा। मैंने जवाब दिया कि सर, देखा जाए तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई की है, लेकिन पत्रकारिता का ककहरा मैंने पीटीआई से ही सीखा है। मैंने पत्रकारिता में क्या लिखना है और क्या, उससे ज्यादा कि क्या नहीं लिखना है, ये मैंने पीटीआई से सीखा है। वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जब कोई भी नया ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। विजय सातवकर सर उस ट्रेनिंग को लेते थे हमारे जमाने में। मैंने इसका भी उल्लेख किया उनको, तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। मैंने कहा सर, मैंने वहाँ पे वेरियस तरह के काम किए, मतलब मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की, मैंने वहाँ पर एडिटिंग की सर, मैंने वहाँ जो CMS डेवलप हो रहा था उसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिया। जो पहले का फॉन्ट था वो यूनिकोड बेस्ड नहीं था, हमने उसको यूनिकोड पोस्ट करने के लिए लगातार पैरवी की, और वो सॉफ्टवेयर जब डेवलप हुआ तो उससे लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाए। तो ये सारे इनिशिएटिव का मैंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पीटीआई को हेड कौन कर रहा है। फिर मैंने बताया कि पीटीआई को हेड विजय जोशी सर कर रहे हैं, जो पीटीआई के एडिटर इन चीफ और CEO है। फिर उन्होंने पूछा कि पीटीआई और ANI और UNI में क्या अंतर है। फिर इसके अलावा उन्होंने पूछा कि पीटीआई के कितने रिपोर्टर्स हैं। फिर उन्होंने पूछा कि पीटीआई ने क्या कोई नई सर्विस शुरू की है। तो मैंने इन सभी सवालों के जवाब उनको दिए। बस एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे सका, लेकिन उसका ईमानदारी से मैंने उस सवाल को ना कह दिया। तो मेरा जो टिप है, और जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं, मीडिया से सरकारी सर्विस में स्विच करना चाहते हैं, जिनके पास भी डिग्री या डिप्लोमा हो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में और एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव हो, वो इस पर टैप रख सकते हैं। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपको पूरी तैयारी करनी है, और खासकर अपने काम पर, आप जो काम कर रहे हैं, जहां से आते हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वहां आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। और भारतीय सूचना तंत्र, भारतीय सूचना सेवा के लिए आप जितनी तैयारी कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। अपने से जुड़े जितने सवाल हो सकते हैं वो सवाल तैयार कीजिए, वो सवाल बनाइए और उसके आंसर बनाइए, उसके क्रॉस क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और इसके अलावा अगर हम अब बात करें कि IAS जो सीनियर ग्रेड के अधिकारी है, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है और वो कहाँ काम करते हैं, तो IAS सीनियर ग्रेड के अधिकारी विभिन्न विभागों में, मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न इकाइयों में काम करते हैं। और उसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं में काम करते हैं। इनका काम मीडिया के साथ विभिन्न तरह का काम हो सकता है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन में होती है तो वहाँ आप जर्नलिस्टिक काम करते हैं। वही अगर आपकी पोस्टिंग PIB में होती है तो वहाँ आप एक तरह से PR, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग DAVP में होती है तो फिर आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, एड कैंपेन चलाने का काम करते हैं। तो इस तरह की विभिन्न काम कर सकते हैं। आप कभी बोर होने का मौका आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि बहुत आयाम है काम करने के, बहुत पर्सपेक्टिव है, बहुत चांसेस है, और कुल मिला के ये आपको आपके करियर को काफी आगे ले जाने के लिए बहुत ही मुफीद नौकरी साबित होगी। अब काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने पढ़ाई, मतलब अपनी नौकरी करते करते ये पढ़ाई कैसे की, इसकी तैयारी कैसे की। तो ये मुमकिन है, इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले मैं अर्ली राइजर्स में से एक हूँ, तो मैं मतलब जगने के बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ, और मैं वॉक करते हुए ऑल इंडिया रेडियो के जो मॉर्निंग बुलेटिन होते हैं या इवनिंग बुलेटिन होते हैं उनको सुनता था। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है अपने जो आप काम कर रहे हैं उस काम को डिटेल में, जैसे मुझे अपने इंटरव्यू में जहाँ तक लगता है उसमें 2 एडवांटेज जो मिले, वो मिला, मैंने माइन्यूट डिटेल्स दी। मैंने कि कॉमस्कोर और गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है और उसमें क्या डिफरेंस है, ये माइन्यूट डिटेल्स दिया। उसके बाद मैंने ये बताया कि 550 GB डेटा पर ट्रेंड है, या 2021 तक का डेटा उपलब्ध है, या फिर 148 फील्ड यूनिट्स है। तो माइन्यूट डिटेल्स पे मैंने काम किया। तो अपने काम में जो आप कर रहे हैं, जो डेली रूटीन का आपका काम कर रहे हैं, उसमें आप दरअसल क्या करते हैं, उस काम के एक एक डिटेल में मैंने गौर किया, उसे लिखा। और फिर जब मैं ऑफिस से शाम को आता था तो उसके बाद के वक्त में मैंने उसको डिवाइड कर रखा था। मैं भारतीय सूचना सेवा उस समय
भारतीय सूचना तंत्र जो है उसकी पढ़ाई करता था, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अलग अलग हिस्से, और फिर DAVP कैसे काम करती है, दूरदर्शन का क्या काम है, ऑल इंडिया रेडियो का क्या काम है, प्रसार भारती का क्या काम है, प्रेस काउंसिल का क्या काम है, इनके बारे में मैं शाम को पढ़ाई करता था और उनको नोट्स तैयार करता था। ये मतलब काफी मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए काफी यूजफुल हुआ। और दूसरा, आप चूंकि आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जा रहे हैं, काफी स्पेशलाइज्ड लोग वहां आते हैं, तो आप अपने जवाब में कुछ ऐसी चीजें रखिए जो आपको दूसरों से अलग करती हो। आप एक अलग पर्सपेक्टिव रखिए। मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला और इस 20 मिनट में मैंने अपनी तैयारी के हिसाब से जो सवाल के जवाब जैसे हो सकते थे वैसे एकदम 100% देने की कोशिश की। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप ये पॉसिबल है, टाइम मैनेज करना भी पॉसिबल है और तैयारी करना भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको टैब रखने की जरूरत है समसामयिक विषयों पर। और इसके अलावा वैकेंसी कब निकलती है, 2021 में 2 बार वैकेंसी निकली थी और 2022 में एक बार ये वैकेंसी निकल चुकी है। तो अभी आपको इस पर टैब रखने की जरूरत है और ये फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरनी चाहिए, ताकि उसमें दी गई सारी डिटेल वही आपके इंटरव्यू का बेसिस बनता है और आगे आपके सिलेक्शन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको बहुत सोच समझ कर भरना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अगर रणनीतिक तरीके से, अगर आप एक रणनीति या स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करेंगे तो इस परीक्षा में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और ये ग्रेड जो है फिर आपकी जो आपके नंबर से, जैसे मैंने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है, तो ये मुझे हमेशा काम आएंगे। ये जो नंबर मैंने की है वो मुझे पूरी सर्विस में काम आएगी। तो आपको न सिर्फ इसे पास करना है बल्कि एज लेने की कोशिश करनी है दूसरों से। मुझे उम्मीद है कि आपको इस IAS की परीक्षा की तैयारी में ये वीडियो काफी कारगर सिद्ध होगी, आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके लिए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम को बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।